गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पुष्पेंद्र पूनिया विद्या भारती स्कूल जो चैनल बनाया उसमें सभी का स्वागत है। कल अपन ने 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पुष्प की जो संरचना थी उसकी अपन ने बात की थी और वहाँ अपन ने पढ़ा था कि एक जो प्रारूपिक पुष्प होता है उसके 4 चक्र होते हैं, 4 चक्रों से मिलकर बना होता है, जिसे अपन ने कहा था कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, अर्थात बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और जो अपन ने 2 आवश्यक चक्र पढ़े थे पुमंग और जायांग, उसी में आज सबसे पहले बात करेंगे पुमंग की। और आपको वहाँ बताया था कि जो पुमंग की एक इकाई या यूनिट होती है उसे अपन ने कहा था पुंकेसर। तो आज अपन सभी बात करते हैं कि एक जो पुंकेसर होता है, स्टेमन होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है और किस किस से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ अपन ने एक पुंकेसर लिया है और इसके कल भी मैंने आपको भाग बताए थे, पार्ट बताए थे कि एक जो पुंकेसर होता है वह 3 भागों से मिलकर बना होता है, परागकोश, योजी और पुतंतु। जो ऊपर फूला हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा? परागकोश कहलाएगा। और जो परागकोश है एक तंतुनुमा जो संरचना है उसकी सहायता से पुष्पासन से जुड़ा होता है, जिसे अपन ने क्या कहा था? पुतंतु कहा था। और जो परागकोश होता है उसमें 2 पालियां होती हैं, दोनों को जोड़ने वाली जो इकाई थी उसे अपन ने योजी कहा था। तो यहाँ अपन देखें तो एक जो पुंकेसर होता है ये एक प्रकार की लघु बीजाणु क्या होती है? पर्ण होती है। कल अपन ने बताया था कि अपन पुष्पासन की बात करें तो एक पुष्पासन जो होता है रूपांतरित क्या होता है? पर्व होता है, जिसमें पर्व संधियां पाई जाती हैं और पर्व संधियों से पर्ण के रूप में ही, रूपांतरित पर्ण के रूप में ही बाह्य दल, पुंकेसर और जो जायांग हैं वो निकलते हैं। तो जो पुंकेसर निकलता है उस पुंकेसर को अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। और इसी के अंतर्गत लघु बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरा देखें, जो पुंकेसर है इस पुंकेसर के अंतर्गत जो परागकोश होता है, ये परागकोश तो पुंकेसर का जनन भाग होता है, अर्थात इसी के अंतर्गत जो लघु बीजाणु हैं या अपन कहें परागकण जो हैं उन परागकणों का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन जो पुतंतु और योजी है, पुतंतु और जो योजी है वो दोनों पुंकेसर के कैसे भाग हैं? बंधे भाग होते हैं, अर्थात इनके अंतर्गत लघु बीजाणु या अपन कहें जो परागकण है उनका जो निर्माण है वो नहीं होता है। इस पुंकेसर में अपन परागकोश की संरचना को देखें तो एक परागकोश को और स्पष्ट अपन देखते हैं तो स्पष्ट देखने पर हमें पता चलता है कि एक जो परागकोश होता है वह उसमें हमें कितनी पालियां या कितनी लोब्स नजर आ रही हैं? 2 पालियां इसके अंतर्गत नजर आती हैं जिन्हें अपन एंथर लोब कह रहे हैं। तो एक जो परागकोश होता है वह द्विपालित होता है, अर्थात 2 पालियों से मिलकर बना है। कितनी पालियां नजर आ रही हैं? यहां हमें 2 पालियां नजर आ रही हैं। तो परागकोश कैसा है? यहां द्विपालित होता है। साथ ही जो द्विपालित परागकोश होता है, यहां कल मैंने आपको बताया था कि सभी जो पुष्पीय पादप हैं उनके अंतर्गत अपन देखें तो सभी में परागकोश द्विपालित नहीं होता। मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं जैसे गुड़हल है, कपास है आदि में मैंने बताया था आपको, वहां परागकोश केवल कितना होता है? 1 पाली युक्त होता है। लेकिन यहां परागकोश कैसा है? द्विपालित है। तो द्विपालित जो परागकोश होते हैं उनके अंदर भी आगे अपन देखें तो प्रत्येक ये जो लोब है इधर वाली प्रत्येक जो पाली है वह भी 2 छोटे छोटे कोष्ठों से मिलकर बनी होती है। अर्थात अपन इसकी बात करें ना तो ये एक पाली है और ये इसकी दूसरी पाली है,
तो यहाँ प्रत्येक पाली भी दो छोटे छोटे किनमें विभक्त होती है, कोष्ठों में विभक्त होती है, एक ये और एक ये, अर्थात परागकोश की प्रत्येक पाली दो कोष्ठों में बटी हुई होती है। एक पाली में दो कोष्ठ, इधर वाली पाली में कितने कोष्ठ आ गए, दो कोष्ठ। तो पूरे परागकोश की अपन बात करें तो पूरे परागकोश में ये जो कोष्ठ है, इस कोष्ठ को अपन कहते हैं लघु बीजाणु धानी। तो पूरे परागकोश की अपन बात करें तो पूरे जो परागकोश है उसके अंदर हमें, और इसको स्पष्ट देखें तो इसमें हमें ये इधर वाली एक पाली है, ये पूरी एक पाली है, ये पूरी एक पाली है। दोनों पालियों के लिए मैंने बताया था परागकोश द्विपालित होता है। दोनों पाली आपस में यहाँ योजी या कनेक्टिव द्वारा क्या होती हैं, बाइंड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। परागकोश की ये एक पाली है, एक पाली में कितने कोष्ठ हैं, दो। इधर वाली पाली में भी कितने कोष्ठ हैं, दो। तो जो द्विपालित परागकोश होता है उसमें कुल मिला के अपन बात करें तो कुल मिला के कितने कोष्ठ हैं, एक, दो, तीन और चार। और प्रत्येक कोष्ठ को क्या कह रहे हैं अपन, लघु बीजाणु धानी। तो इस प्रकार से अपन समझें तो एक जो परागकोश है, एक परागकोश के अंतर्गत हमें स्पष्ट रूप से चार लघु बीजाणु धानियां क्या होती हैं, नजर आती हैं। और परिवर्धन के दौरान ये जो लघु बीजाणु धानियां हैं, इन लघु बीजाणु धानियों के अंतर्गत ही किनका निर्माण होगा, लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होगा। माइक्रोस्पोर जो बनेंगे वो कहां पर बनेंगे, लघु बीजाणु धानी के अंतर्गत ही लघु बीजाणु या पराग कणों का क्या होगा, निर्माण होगा। जिससे आगे अपन लघु बीजाणु जो जनन है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो क्रिया है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि जो परागकोश है, इस परागकोश के अंतर्गत जो लघु बीजाणु धानियां हैं उसमें पराग कणों का निर्माण कैसे होता है। और उससे पहले अपन यहाँ ये भी पढ़ेंगे इसमें कि जो एक लघु बीजाणु धानी है उसकी जो संरचना है वो कैसी होती है। उन सबको पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक जो परागकोश है, इसका ऐसा जो परागकोश बनता है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, इसका जो परिवर्धन हुआ है, विकास हुआ है, वो परिवर्धन किस प्रकार से संपन्न हुआ है। तो नेक्स्ट अपन यहां देखते हैं कि एक जो परागकोश बना, इस परागकोश के निर्माण के समय क्या ऐसी ही संरचना इसमें बनती है या धीरे 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 ऐसी स्ट्रक्चर का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। तो एक जो परागकोश है उसका जो डेवलपमेंट होता है, वो जो परिवर्धन होता है, वो परिवर्धन किस प्रकार से होता है। तो यहां अपन देखें एक परागकोश का जो परिवर्धन है, एक पोलन सेक का जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट किस प्रकार से संपन्न होता है, एक परागकोश कैसे परिवर्तित होता है। तो यहां अपन देखें सबसे पहले परागकोश परिवर्धन के आधार पर, परागकोश परिवर्धन के आधार पर कैसा है। तो परिवर्धन के आधार पर अपन बात करें तो जो परागकोश होता है उसमें सुबीजाणु धानीय, सुबीजाणु धानीय क्या होता है, परिवर्धन होता है। यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट हमें परागकोश में देखने को मिलता है। सुबीजाणु धानीय परिवर्धन की अपन बात करें तो किसे अपन सुबीजाणु धानीय जो परिवर्धन है, डेवलपमेंट है, वो किसे कह रहे हैं, ध्यान दो। सुबीजाणु धानीय परिवर्धन किसे कह रहे हैं। सुबीजाणु धानीय परिवर्धन का मतलब है कि एक जो यहां पर परागपुट या बीजाणु धानी का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके निर्माण करने में बहुत सारी प्रपशु कोशिकाएं भाग लेती हैं, अर्थात एक कोशिका के द्वारा पूरे परागपुट या बीजाणु जो धानी है उसका जो निर्माण है वो नहीं होता है। यहां एक से अधिक प्रपशु जो कोशिकाएं होती हैं, आगे बात करेंगे प्रपशु कोशिकाएं किसे कहते हैं। फिलहाल अपन ये समझें कि सुबीजाणु धानीय जो परिवर्धन है, डेवलपमेंट है, वो किसे कहेंगे, अर्थात बीजाणु धानी या परागपुट के जो परिवर्धन है उसमें केवल एक कोशिका के द्वारा, एक कोशिका के द्वारा बीजाणु धानी का या परागपुट का परिवर्धन नहीं होता है। यहां बहुत सारी
प्रपशु जो कोशिकाएं हैं, ये जो प्रपशु कोशिकाएं हैं, ये बहुत सारी प्रपशु कोशिकाएं एक बीजाणुधानी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, सुबीजाणुधानीय क्या कहेंगे, डेवलपमेंट या परिवर्धन कहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें प्रारंभ में परिवर्धन के जो दौरान परिवर्धन की जो क्रिया होती है उसमें हमें परागकोश कैसा नजर आता है, तो प्रारंभिक अवस्था में जो परागकोश के अनुप्रस्थ काट को अपन देखें, ये परागकोश था प्रारंभिक अवस्था में, इसके अनुप्रस्थ काट की अपन बात करें तो परागकोश जो पुंकेसर है उसके शीर्ष पर एक गोलाकार जो संरचना है उसके रूप में हमें नजर आता है, उसके रूप में हमें नजर आता है। तो प्रारंभ में परिवर्धन के दौरान जो परागकोश है वो परागकोश हमें अंडाकार या गोलाकार उभरी हुई संरचना के रूप में दिखाई देता है। ये परिवर्धन के दौरान प्रारंभिक अवस्था में देखें तो गोलाकार संरचना के रूप में परागकोश है, जो विभजोतक कोशिकाओं का समूह होता है, बहुत सारी विभाजनशील अविभेदित, बहुत सारी विभाजनशील अविभेदित कोशिकाओं का क्या है, ये समूह है। विभेदित कोशिकाएं नहीं है, ये विभाजनशील कोशिकाओं का समूह है और गोलाकार है, जो बाहर से बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस जो सेल्स होती हैं, एपिडर्मिस जो कोशिकाएं होती हैं, उनसे पूरा जो परागकोश है वह क्या होता है, ढका हुआ पाया जाता है। जितने भी आवर्त बीजी हैं उनकी अपन बात करें तो उनके अंतर्गत हमें प्रारंभिक अवस्था में परागकोश के अनुप्रस्थ काट को देखें तो कुछ इसकी संरचना हमें ऐसी नजर आती है जिसमें ये अंडाकार या कैसा है, गोलाकार हमें नजर आता है। नेक्स्ट अपन इसके परिवर्धन की अगली कड़ी में जाएं तो आगे धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होगा और यहाँ जो विभाजनशील कोशिकाएं हैं वो मध्य में एक संवहन ऊतक का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। अब गोलाकार से जो परिवर्तनशील परागकोश है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसके दौरान इसके जो चारों कोने होते हैं उस पर अधस्त्वक या हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अन्य कोशिकाओं से। देखो परिवर्धन के दौरान जो परागकोश है अब गोलाकार से कैसा हो गया, चतुष्कोणीय हो गया। इसमें हमें कितने कोणे नजर आ रहे हैं, हम 4 कोणे नजर आ रहे हैं और चारों कोणों पर अपन बात करें, देखें सबसे बाहरी जो आवरण है, सबसे बाहरी आवरण को अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ एपिडर्मिस, क्या कह रहे हैं, एपिडर्मिस। यह सबसे बाहरी आवरण है, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कह रहे हैं सबसे बाहरी आवरण को। अब बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के नीचे अपन देखें तो जो अधस्थ त्वचा की कोशिकाएं हैं, अधस्थ त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, हाइपोडर्मल जो सेल हैं, कुछ हाइपोडर्मल जो कोशिकाएं होती हैं वो अन्य कोशिकाओं से आकार में क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और इनमें स्पष्ट केंद्रक और सघन क्या भरा हुआ है, जीव द्रव्य। देखो बाह्य त्वचा के नीचे ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, बाह्य त्वचा के अंदर की तरफ अपन बात करें, अधस्थ त्वचा का स्तर है, अधस्थ त्वचा की ये जो कोशिकाएं हैं अन्य कोशिकाओं से आकार में क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी और साथ ही इनमें जीव द्रव्य की जो मात्रा होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी। सघन जीव द्रव्य युक्त कोशिकाएं होंगी, स्पष्ट केंद्रक युक्त कोशिकाएं होंगी और अब ये जो कोशिकाएं हैं हाइपोडर्मिस की, जो अन्य कोशिकाओं से अलग नजर आ रही हैं, ये जो कोशिकाएं बढ़ेंगी इन कोशिकाओं को ही अपन क्या कहेंगे, प्रपशु कोशिका या आर्कीस्पोरेंजियल क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो प्रपशु कोशिका का क्या हो गया, यहाँ पर निर्माण हो गया। तो ये प्रपशु कोशिका है। अब बनने वाली जो ये प्रपशु कोशिकाएं हैं ये महत्वपूर्ण होती हैं, जो पूरे परागकोश का आगे क्या करेंगी, परिवर्धन करेंगी या निर्माण करने में क्या करेंगी, भाग लेंगी। क्योंकि अपन ने अभी बात की थी कि परागकोश परिवर्धन के आधार पर कैसा होता है, सुबीजाणुधानीय होता है। उसकी परिभाषा यहाँ देखेंगे अपन, सुबीजाणुधानीय जो परिवर्तन है वो किसे कहेंगे। तो यहाँ एक से अधिक, यहाँ अपन देखें तो एक से अधिक प्रपशु कोशिकाओं से बीजाणुधानी
या परागपुट का परिवर्धन होता है, इसलिए इसे सुबीजाणुधानीय क्या कह रहे हैं, परिवर्धन। देखो पूरा का पूरा जो परागकोश बढ़ेगा ना आगे, इसका जो डेवलपमेंट होगा वो केवल यहाँ ऐसे नहीं कि एक सेल है, यहाँ प्रेपसु कोशिका, यहाँ 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 बहुत सारी प्रेपसु कोशिकाएं हैं, बहुत सारी प्रेपसु कोशिकाएं या आर्की स्पोरेंजियल क्या है, सेल्स हैं। तो एक आर्की स्पोरेंजियल सेल या एक प्रेपसु कोशिका से पूरे परागकोश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारी प्रेपसु कोशिकाएं या आर्की स्पोरेंजियल सेल हैं, उनसे परागकोश का परिवर्धन हो रहा है। तो ऐसे यदि बहुत सारी प्रेपसु कोशिकाओं से परागकोश का डेवलपमेंट या परिवर्धन होता है तो उसे अपन सुबीजाणुधानीय क्या कह रहे हैं, परिवर्धन कह रहे हैं। तो प्रेपसु कोशिकाएं कौन सी कोशिकाओं से बन रही हैं, यहाँ अधस्त्वक या हाइपोडर्मल जो सेल्स थी उन्हीं से प्रेपसु कोशिकाओं का क्या हो गया, फॉर्मेशन। अब चारों कोणों पर ये प्रेपसु कोशिकाएं क्या हैं, व्यवस्थित हैं। अब ये जो प्रेपसु कोशिकाएं हैं, इन प्रेपसु कोशिकाओं में परिणत क्या होता है, विभाजन होता है, जिससे बाहर और अंदर की तरफ नई जो सेल्स हैं उनका निर्माण होगा। आर्की स्पोरेंजियल जो कोशिकाएं हैं इनमें कौन सा विभाजन होगा, परिणत। परिणत विभाजन के दौरान बाहर की तरफ और अंदर की तरफ नई जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उनका क्या होगा, निर्माण होगा। यहां हम देखें तो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं बनेंगी, बाहर का मतलब है एपिडर्मिस की तरफ या बाह्य त्वचा की तरफ जो कोशिकाएं बनेंगी, ये बाहर की तरफ वाली जो कोशिकाएं बनेंगी, इन कोशिकाओं को कहेंगे प्राथमिक वित्तीय कोशिका, और अंदर की तरफ जो कोशिका बनेगी उस कोशिका को कहेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कहेंगे। तो यहाँ प्रेपसु कोशिका या आर्की स्पोरेंजियल जो सेल है उसमें परिणत विभाजन होगा, और परिणत विभाजन के द्वारा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ नई जो सेल्स हैं, नई जो कोशिकाएं हैं, उनका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। यह सबसे बाहरी स्तर क्या है, एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है। तो बाहर की तरफ जो नई कोशिकाएं बन रही हैं, ये इन कोशिकाओं को तो अपन कह रहे हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका या प्राइमरी पेरेंटल सेल, शॉर्ट में अपन कह सकते हैं इन्हें पीपीसी, प्राइमरी पेरेंटल सेल, पीपीसी कह सकते हैं। और अंदर की तरफ जो नई कोशिकाएं बनी, किससे, प्रेपसु कोशिका या आर्की स्पोरेंजियल सेल में क्या होने से, विभाजन होने से, उन्हें कहा अंदर की तरफ जो कोशिकाएं बनेंगी उन्हें कह रहे हैं अपन प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स कहेंगे, जिन्हें शॉर्ट में पीएससी कह सकते हैं। अब आगे जो पूरा परागकोश का डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन होता है, इसमें प्राथमिक भित्ति जो कोशिकाएं हैं वो भाग लेंगी। प्राथमिक जो भित्ति कोशिका है उनमें विभाजन से परागकोश की क्या बनेगी, भित्ति बनेगी। देखो एपिडर्मिस तो पहले से निर्मित है, एपिडर्मिस के अलावा परागकोश की जो वाल होती है, परागकोश की जो भित्ति होती है, बाहर से अंदर की तरफ परागकोश की वाल की अपन बात करें तो एक तो होता है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, दूसरा जो स्तर होता है वो है अंतस्थीसियम, तीसरा जो स्तर होता है वो है मध्य परत, मिडिल लेयर, और चौथा स्तर जो होता है वो होता है टेपिटम। तो देखो यहाँ बाह्य त्वचा का निर्माण तो पहले से हो रखा है, एपिडर्मिस पहले से निर्मित है। अपन बात करें अंतस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम। टेपिटम जो लेयर बनेंगे वो कौन सी कोशिका से बनेंगे, प्राथमिक भित्तीय किससे बनेंगे, परागकोश से। तो परागकोश की भित्ति का जो निर्माण होगा यहाँ वो किसके द्वारा होगा, पीपीसी सेल के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, पीपीसी कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करें दूसरी जो अंदर की तरफ जो कोशिका बन रही थी उसे अपन कह रहे थे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल कह रहे थे, पीएससी कह रहे थे। इस कोशिका में जैसे ये एक पीएससी प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है। इस कोशिका में
समसूत्री विभाजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे, जिसके दौरान यह नई बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करेगी। नई बीजाणुजन क्या बनाएगी? कोशिकाएं बनाएगी। ये बीजाणुजन कोशिकाएं कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी। बहुत सारी बीजाणुजन कोशिकाएं आपस में मिलकर बीजाणुजन क्या बनाएंगी? उत्तक का क्या करेंगी? निर्माण करेंगी। बीजाणुजन उत्तक की ये जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं जो द्विगुणित हैं, ये कोशिकाएं आगे निर्माण करेंगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। लघु बीजाणु क्या बनाएंगी? मात्र कोशिका बनाएंगी। और लघु बीजाणु मात्र जो कोशिका है उसमें अंदर की तरफ, जैसे यहाँ लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अंदर की तरफ कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके दौरान लघु बीजाणु या पराग कणों का क्या होगा? निर्माण। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु या पराग कणों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस प्रकार इस कोशिका में विभाजन होने से यहाँ लघु बीजाणु या पराग कणों का क्या होगा? डेवलपमेंट। धीरे धीरे ये लघु बीजाणु या पराग कण बनेंगे और पूरा जो परागकोश है ये लघु बीजाणु या पराग कणों से क्या हो जाएगा? निर्मित हो जाएगा, भर जाएगा। धीरे 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 पूरा परागकोश जो है वो क्या होगा? परिवर्धन होगा। उसके बाद में जब पूर्णतया ये परिपक्व होगा तब जाकर परागकोश का क्या होगा? स्फुटन होगा और उसके फटने से जो परागकण या लघु बीजाणु बने वो परागकण बाहर क्या कर दिए जाएंगे? मुक्त कर दिए जाएंगे। यहां अपन ने आज बात की जो पुष्प था उसका जो नर जनन भाग था पुंकेसर, उसकी बात की, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस किस से मिलकर बना होता है, और उसका एक महत्वपूर्ण भाग परागकोश जिसमें पराग कणों का क्या होता है? निर्माण होता है, उसकी बात की। उस परागकोश का डेवलपमेंट पढ़ा अपन ने कि एक परागकोश का जो विकास है, परिवर्धन है, वो कैसे होता है। तो यहाँ अपन ने देखा परागकोश परिवर्धन के दौरान प्रारंभिक अवस्था में गोलाकार होता है, धीरे धीरे ये चतुष्कोणीय होता है। इसमें प्रपशु कोशिकाएं बनती हैं, प्रपशु कोशिकाओं से 2 कोशिकाएं बनती हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। भित्तीय कोशिका से परागकोश की बाहरी भित्ति का निर्माण होता है, जिसमें अंतस्थिसियम, मध्य परत और टेपिटम बनता है। और बीजाणुजन कोशिका है उससे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में फिर अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु या पराग कणों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट करके बताएं ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं और बता सकूं। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।